एवरीवन फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं द ट्रायल, जो कि फ्रेंच काफका का एक नॉवल है। फ्रेंच काफका की बात कर लें तो ये 20th सेंचुरी के राइटर हैं। पहले हम इनकी बात करेंगे, उसके बाद हम आएंगे ट्रायल पे। तो कोशिश करेंगे आपको टू द पॉइंट सब कुछ अच्छे से समझ आ जाए डिटेल में, ताकि आप हर क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि अगली वीडियो आप तक जल्द पहुंच पाए। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंच काफका से। तो फ्रेंच काफका जो हैं, इनका जन्म हुआ था 3 जुलाई 1883 में इन प्रॉग, बोहेमिया, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्म हुआ था इनका, जो जर्मन स्पीकिंग जूइश फैमिली थी। ठीक है, और ये सबसे बड़े थे 6 बच्चों में से। इनके पेरेंट्स के 6 बच्चे थे और ये सबसे बड़े थे। और इनसे जो छोटे इनके 2 भाई थे, वो इन्फेंसी की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। और जो 3 छोटी इनकी सिस्टर्स थी, वो कंसंट्रेटेड कैंप्स में पेरिश थी। ठीक है, इसके अलावा इनके जो फादर हैं, उनका नाम था हरमन काफका, जो कि एक बिजनेसमैन थे। इनकी मदर का नाम था जूली, और इनके एक बेस्ट और जो क्लोज थे सबसे ज़्यादा, वो जो फ्रेंड थे, उनका नाम था मैक्स ब्रॉड। इसके अलावा इनके एक और फ्रेंड थे जिनका नाम था फ्लिक्स वेल्सिच। और इसके बाद बात करें इनकी डेथ की, तो ये एक्सपायर हुए थे 3 जून 1924 को। और इनके बहुत सारे जो हैं फेमस वर्क्स हैं, उनमें से कुछ हैं द मेटामॉर्फोसिस, जो कि एक शॉर्ट स्टोरी पे बेस्ड है। शॉर्ट स्टोरी है ये कंप्लीट की थी इन्होंने 1912 में, और इसकी पब्लिकेशन हुई थी 1915 में। इसके अलावा कंट्री डॉक्टर इनके द्वारा लिखी गई है। द जजमेंट इन्होंने लिखी है। बिफोर द लॉ इन्होंने लिखी है। और जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं द ट्रायल, ये भी इन्होंने लिखी है। और द ट्रायल जो है वो 1925 में पब्लिश हुई थी। तो फ्रेंड्स, जो नोवेल है वो स्टार्ट करने से पहले मुझे लगता है आपको करैक्टर्स से रूबरू करवा देते हैं, ताकि आपको बाद में समझने में प्रॉब्लम ना हो कि कौन सा करैक्टर क्या है। तो सबसे पहले वो जानना ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जोसेफ के नाम का एक व्यक्ति है जो कि हीरो है और प्रोटैगोनिस्ट है नोवेल का। के जो है वो चीफ क्लर्क के रूप में काम करता है एक बैंक में, और इसी के रिलेटेड जो है ये सारा नोवेल है। इसके अलावा फ्रॉलिन बर्सनर है, जो कि एक किराएदार है। वहाँ पर ही रहती है जहाँ पर जोसेफ के रहता है। और इसके अलावा फ्राउ ग्रूबैक है, जो कि मालकिन है मकान की जहाँ पे ये जोसेफ के रहता है, और वो के की बहुत ही ज़्यादा इज्जत करती है। उसके अलावा अंकल कार्ल हैं, जो कि के जहाँ के गार्डियन रहते थे फॉर्मली, वहीं से है वो, एक वहाँ कंट्री से हैं। यही जो कार्ल होते हैं, अंकल कार्ल, ये इंसिस्ट करते हैं के को एक हल्ड नाम के लॉयर को अपना केस देने में। अब क्या केस है वो हम डिटेल में जानेंगे बाद में। पहले हम ये करैक्टर्स देख लेते हैं। तो जो हल्ड है वो एक लॉयर हैं, एडवोकेट हैं, जो कि महंगे, आप बोल सकते हैं बहुत महंगे हैं। और इसके अलावा लेनी जो है वो हल्ड की नर्स है। और उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर हैं, जो कि के राइवल हैं एक बैंक में, और ये बहुत ही ज़्यादा विलिंग है टू कैच के इन कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशंस। ठीक है, इसके अलावा ब्लॉक हैं, जो कि एक ट्रेडमैन हैं, जिनसे मुलाकात होती है के की हल्ड के घर पे ही। ये भी अपने केस के सिलसिले में उनके घर पे आए होते हैं। तो ये थे कुछ करैक्टर। इसके अलावा एक पेंटर भी आते हैं इसमें, जिनका नाम था टाइटरॉली, जो कि हम बाद में बताएंगे इनका रोल क्या था। तो चलिए अब कहानी जो है स्टार्ट करते हैं। तो जो नोवेल है वो स्टार्ट होता है जोसेफ के सडन अरेस्ट हो जाने से। तो ये जो जोसेफ के है, इनका बर्थडे होता है जिस दिन, उस दिन अचानक इनका जो दरवाज़ा वो खटखटाता है कोई, और जब ये उठकर देखते हैं तो 2 गार्ड्स होते हैं जो उसको इन्फॉर्म करते हैं कि यू आर अंडर अरेस्ट। और उनको ये भी नहीं पता होता कि वो अरेस्ट करने
के को क्यों आए हैं। उनको बस ऑर्डर मिला होता है और वो जब के पूछता है कि आप क्यों कर रहे हैं, मैंने क्या जुर्म किया है, तो वो बोलते हैं कि इस बात का हमें भी अंदाज़ा नहीं है, हम सिर्फ ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं जो हमारे हायर अथॉरिटीज़ ने हमें, ऑफिशियल्स ने हमें दिए हैं। तो वो उसको अरेस्ट करने के लिए आते हैं, बट उसको लेकर जाने से पहले वो क्या करते हैं, जो साथ वाला जो कमरा होता है जहाँ पे एक दूसरी किराएदार रहती थी जो बताया आपको, फ्रॉलिन, तो उसके कमरे में जाते हैं, लेकिन वो उस टाइम वहाँ पर होती नहीं है। तो फिर क्या होता है, जो इंस्पेक्टर होता है वो एक जितनी ब्रीफ इंटेरोगेशन होती है वो इतनी ही पजलिंग होती है। के को कुछ समझ नहीं आ रहा होता वो क्या पूछ रहे हैं, उसने क्या गुनाह किया है, तो कुछ समझ नहीं आता। तो जो इंस्पेक्टर होता है वो के को इन्फॉर्म करता है कि तुम हमारे गिरफ्त में हो, यू आर अंडर अरेस्ट। बट वो अपना जो काम है, यूजुअल काम है उसका, रोज़ाना का काम जो है बैंक में, वो कर सकता है, और इसके अलावा वो जैसे अपनी ज़िंदगी जी रहा था वैसे जी सकता है, बस जब उसको बुलाएं उसको आना पड़ेगा। इसके बाद जो के है वो अपने काम पे वापस आ जाता है, और उसके बाद पहले वो घर पे जब अपने किराए के मकान में वापस आता है तो वो जो लैंडलेडी होती है उनसे जो मॉर्निंग को अरेस्ट हुआ था वो उस चीज़ का जो उनको भी परेशानी उठानी पड़ी थी, इसलिए वो उनसे माफ़ी मांगने जाता है और बोलता है कि आपको मेरी वजह से कुछ तकलीफ़ हुई हो तो माफ़ करिएगा। और इसके बाद वो जाता है फ्रॉलिन के कमरे में और उससे भी अपोलोजाइज़ करने के लिए, माफ़ी मांगने के लिए जाता है, जो कि जो उस दिन 2 गार्ड्स आए थे वो क्योंकि फ्रॉलिन के कमरे में भी गए थे, तो फिर वो उसको इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगने आता है। पहले तो जो फ्रॉलिन है वैसे हैरानी से के की एक्सप्लेनेशन सुन रही होती है, उसको कुछ समझ नहीं होता कि ये मेरे से क्या रिलेशन है इसका। फिर वो जो के है उसको अंदर आने की परमिशन दे देती है और उस दिन जो हुआ था वो उसको बताने के लिए बोलती है। और जो के होता है वो पूरा ड्रामा करके उसको दिखाता है कि कैसे कैसे गार्ड आए, क्या ज़ोर ज़ोर से। और जो मालकिन होती है, किराए वाली मालकिन जिसके घर पे ये के रहता था, उसका एक नेफ्यू होता है जो कि लिविंग रूम में सो रहा होता है। तो के जब ज़ोर ज़ोर से अपने थेट्रिक्स जो परफॉर्म कर रहा होता है, जो ड्रामा करके उसको बता रहा होता है कि कैसे पुलिस आई, क्या वगैरह जो भी था, तो वो जाग जाता है और जो फ्रॉलिन होती है वो उसको हाथ जोड़ती है उसके आगे और बोलती है कि कमरे से चले जाए। तो जो के होता है वो कमरे से चले जाता है, लेकिन कमरे से जाने से पहले वो फ्रॉलिन को एक बार गले लगा लेता है। उसके बाद के को बोला जाता है कि उसकी जो पेशी है, उसको जो अरेस्ट हुआ था वो, उस चीज़ की इंक्वायरी होगी आने वाले संडे को। तो आने वाले संडे को जो उसको एड्रेस दिया होता है कोर्ट का, वो वहाँ पर जाता है। वो मतलब एग्जैक्ट लोकेशन उसको नहीं पता होती, बस उसको एक अपार्टमेंट का एड्रेस मिला होता है। और जो वहाँ पर वो जैसे ही पहुँचता है तो देखता है कि ये कुछ अच्छा, मतलब इतना पॉश इलाका नहीं है, बस ऐसे ही आसपास ऐसे गरीब लोग रहते हैं, कुछ इतना वो अच्छा नहीं है। और जिस अपार्टमेंट में कोर्ट बोला था वो भी इतना अच्छा नहीं था। तो जब जैसे कि उसको पता नहीं था पूरा एग्जैक्ट एड्रेस क्या था, तो वो अपार्टमेंट की बिल्डिंग में इधर उधर घूमता रहता है पहले तो, जब तक उसके सामने एक धोबिन नहीं आ जाती जो कि कपड़े धोती थी, एक लेडी नहीं आती। तो जब वो आती है सामने तो वो उससे पूछता है एड्रेस कोर्ट का, और वो उसको कोर्ट तक लेकर जाती है। और जब वो देखता है तो जो कोर्ट होता है एक हॉल की तरह होता है, एक तंग हॉल की तरह होता है जहाँ ज़्यादा खुली स्पेस नहीं होती, बहुत टाइट सा जगह होती है वो। उसके बाद वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है जो मजिस्ट्रेट है उससे, जिसने इस केस को एग्जामिन करना होता है। फिर वो प्रोटेस्ट करता है, ऐसे बोलता है कि मैं ऐसे अरेस्ट क्यों हुआ, मुझे तो पता भी नहीं था मेरा क्यों अरेस्ट किया गया, मुझे रीजंस नहीं पता थे। और वो कोर्ट पे और जो ऑफिशियल्स होते हैं उन पे करप्शन लेने का ये इल्ज़ाम लगा देता है। इसके बाद क्या होता है, जब वो जैसे ही अपनी जो स्पीच है वो फिनिश करता है, ख़त्म करता है अपनी बात, तो के नोटिस करता है कि जो कोर्ट है वो
कोर्ट के ऑफिशियल से पूरी तरह से भरा होता है और जो एग्ज़ामिन कर रहा होता है उसको मैजिस्ट्रेट जिसके अंडर ये केस आया होता है वो उसको बोलता है कि तुमने अपने इस बर्ताव की वजह से अपना जो केस है इसको और ज़्यादा सीरियस कर दिया है। और जो के होता है वो अपनी जो आगे की प्रोसीडिंग्स होती हैं उसमें पार्टिसिपेट करने से बिल्कुल रिफ्यूज़ कर देता है और वो कमरा छोड़कर बाहर चले जाता है। तो उसके बाद क्या होता है कि अब वो ऐसे ही कोर्ट रूम से बाहर आ जाता है तो उसको उसके अगली पेशी के लिए समन्स नहीं मिलते। समन क्या होते हैं, एक आप बोल सकते हैं एक लीगल ऑफिशियल नोटिस या फिर आप लेटर बोल सकते हैं जिसमें कि आपको डिटेल्स दी होती हैं कि आपको अगली बार कब बुलाया। तो उसको वो मिले नहीं होते हैं तो इसलिए वो अगले वीक को वो खुद ही अपने एंड पे आ जाता है वहाँ पर और देखता है वहाँ पर सिर्फ वो वॉशर वुमन ही थी और कोई भी नहीं था। तो वो उसको बताती है कि जो कोर्ट है वो सेशन में नहीं है इस वक्त। तो जो वॉशर वुमन होती है वो क्या करती है, जो मिस्टर के होता है वो बोलती है उसको कि यहाँ पर कोई नहीं है। और वो बाद में मतलब मिस्टर के को ये पता चलता है कि जो वॉशरमैन है वो कोर्ट के जो ओशर है उसकी वाइफ है। मतलब जो कोर्ट की देखभाल करता है, जो बाहर आवाज़ वगैरह लगाता है और देखता है कि जो लोग हैं वो जिसकी पेशी है वो आया है कि नहीं आया, और रूम की पूरी देखरेख करता है, उसकी वाइफ होती है। और वो क्या करती है, वो मिस्टर के को सिड्यूस करने लगती है और वो उसको कोर्ट रूम के अंदर आने की परमिशन दे देती है और वहाँ घूमने के लिए उसको अलो कर देती है। तो वो जब अपनी मतलब बेचैनी से वो घूम रहा होता है, वहाँ चीज़ें इधर उधर ढूंढ रहा होता है, तो वो देखता है जो मैजिस्ट्रेट की एक नोटबुक है वो एक्चुअली वो देखता है कि वो पोर्नोग्राफिक नॉवल की तरह है। फिर क्या होता है, अचानक से एक लॉ का स्टूडेंट आ जाता है अंदर, वो उसको जो वॉशर वुमन होती है उसको वहाँ से ले जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि जो खुद वो जो इंसान था जिसकी वो वाइफ थी, कोर्ट का ओशर, वो आ जाता है और वो उसको बोलता है, मिस्टर के को बोलता है कि मैं तुम्हें कोर्ट के जो ऑफिसेस हैं उनका एक टूर करवाता हूँ। तो वो जो ऑफिसेज होते हैं वो ऊबड़ खाबड़ होते हैं और वहाँ पर मिस्टर के जो होता है वो बाकी डिफेंडेंट्स के साथ मिलता है जो कि जिनकी फ़िज़िकल कंडीशन इतनी खस्ता हालत हो गई होती है उनकी, क्योंकि उनके जो केसेस होते हैं वो अभी तक सॉल्व नहीं हुए होते हैं और वो बार बार मतलब ट्रायल के लिए आते हैं और उनकी बुरी हालत होती है। और अचानक से जो मिस्टर के है वो फेंट हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं उस इतनी गर्मी और उमस भरे छोटे से रूम में। तो वो उनको फिर बाहर लाया जाता है कोर्ट के ऑफिस से और फिर वो फ्रेश एयर लेके थोड़ा रिलीफ फील करते हैं। इसके बाद क्या होता है, जब वो मिस्टर के जो होते हैं वो अपने काम के लिए वापस आ जाते हैं तो के जो होते हैं वो एक रबिश क्लोजेट होता है, एक पुरानी सी अलमारी होती है। वो जब वापस आ रहे होते हैं अपने काम के लिए तो वो देखते हैं कि उसके पीछे 2 गार्ड्स थे जिनको कि बुरी तरह से पीटा जा रहा था। और वो जब देखता है तो वो वही गार्ड्स निकलते हैं जो उसको उसके बर्थडे वाले दिन अरेस्ट करके लाए होते हैं। तो उसके बाद वो जो मिस्टर के होता है उसके अंकल आते हैं उससे मिलने और उससे मतलब रूडली बात करते हैं, उसको डांटते हैं कि तुम अपने केस को लेकर सीरियस नहीं हो, ये वो। तो वो फिर अपने एक दोस्त होते हैं, उनके पुराने फ्रेंड होते हैं जो कि डिफेंस लॉयर होते हैं जिसका नाम होता है हल्ड, तो उससे मिलवाने उसके घर लेकर जाता है। तो जब वो मतलब उसके घर हल्ड के घर जाते हैं तो हल्ड जो है वो आगे एक किसी चीफ क्लर्क ऑफ कोर्ट से बात कर रहे होते हैं। और फिर क्या होता है, जो अंकल हैं मिस्टर के अंकल और जो हल्ड है और वो जो चीफ क्लर्क थे वो मिस्टर के केस की डिस्कशन आपस में कर रहे होते हैं। और मिस्टर के जो होता है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है हल्ड की नर्स जो होती है जिसका नाम होता है लेनी, उससे। और वो जो होती है वो उसको मिस्टर के को हल्ड का ऑफिस दिखाती है और वो उसको सिड्यूस करती है। उसके बाद वो अंकल से मिलता है हल्ड के अपार्टमेंट के बाहर और अंकल उसको डांटते हैं और बोलते हैं कि तुमने अपनी आज़ादी के, अपने मतलब केस को सॉल्व करने के, अपनी सक्सेस के सारे दरवाजे खुद अपने हाथों से बंद कर दिए हैं। उसके बाद क्या होता है,
ट्रायल चल रहा होता है और जो जैसे ही उसको बार बार आना पड़ता है, जाना पड़ता है, वो एक बहुत सारी उसको डिस्ट्रैक्शन सी हो जाती है, वो अपने काम पे फोकस नहीं कर पाता। उसके बाद क्या होता है, मतलब मायूस हो जाता है वो हल्ट, ये जो मिस्टर के है वो मायूस हो जाता है और वो हल्ट के मतलब उसका केस जो हल्ट ने लिया होता है अपने हाथों में, तो वो उससे सेटिस्फाइड नहीं होता। उसको मतलब अच्छा नहीं लगता कि हल्ट अच्छे से, उसको लगता नहीं है कि वो उसके केस में कुछ प्रोग्रेस करवा पा रहा है। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बैंक में एक उसका क्लाइंट होता है जो कि एक मैन्युफैक्चरर होता है। वो उसको एक मतलब इंट्रोडक्शन करवाता है उसकी एक इंसान से जो कि कोर्ट का पेंटर था, उसका नाम था टाइट्रॉली। और वो फिर के जो होता है वो उसके पास जाता है, उसके स्टूडियो में विज़िट करता है। वहाँ वो देखता है कि जो टाइट्रॉली था उसने जज के बहुत सारे पोर्ट्रेट्स बनाए थे। तो वो उसको फिर जो पेंटर होता है वो उसको एक्सप्लेन करता है कि मतलब ये जो कोर्ट के केसेस होते हैं ये ख़त्म नहीं होते और तुम्हें जो अपना फाइनल डिसीजन है उसको मतलब टाल देना चाहिए, कोर्ट की हियरिंग्स वगैरह जो भी हैं। फिर वो जो मिस्टर के होता है उसको अपनी जो लैंडस्केप की पेंटिंग्स होती हैं वो ख़रीदने के लिए उसको पुश करता है। और उसके बाद वो उसको मिस्टर के को बाहर जाने का रास्ता दिखा देता है और सरप्राइजिंगली वो जो रास्ता होता है वो खुलता है कोर्ट के ऑफिसेज़ में। इसके बाद क्या होता है, मिस्टर के जो होता है वो फाइनली डिसाइड करता है कि वो मतलब हल्ट से केस वापस ले लेगा अपने, और जो अपने ट्रायल मैटर्स हैं वो अपने हाथों में लेगा, वो खुद ही उनको हैंडल करेगा। फिर क्या होता है, वो हल्ट के घर पे जाता है उससे बात करने के लिए, पर वहाँ पे ऑलरेडी एक दूसरा क्लाइंट आया होता है हल्ट के पास, जिसका नाम होता है ब्लॉक, और वो एक मर्चेंट होता है। और वो अपने केस के सिलसिले में अपनी पूरी जायदाद, अपनी प्रॉपर्टी, पैसा पैसा सब लगा दिया होता है उसने अपने डिफेंस के लिए, और अभी तक उसका केस चल रहा होता है। तो उसके बाद जो के है वो हल्ट के बेडरूम में जाता है और उसको इन्फॉर्म करता है कि मैं ये जो केस है तुमसे वापस ले रहा हूँ। और हल्ट उसको बोलता है कि तुम एक बार दोबारा सोच लो, ये कोर्ट केसेस हैं, ये तुम शायद हैंडल ना कर पाओ, सोच लो एक बार। तो उसके बाद वो हल्ट जो होता है वो ब्लॉक, जो उसका दूसरा क्लाइंट जो नीचे वेट कर रहा था, उसको कॉल करता है, अपने रूम में बुलाता है, और वो मतलब उसकी इंसल्ट करता है, और वो गर्दन झुकाए हुए अपनी इंसल्ट जो होता है, बेइज्जती सुन रहा होता है। और ये सब देख के मिस्टर के को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसके बाद क्या होता है, कुछ देर बाद जो के है उसको बैंक से कॉल आती है और बोलते हैं कि एक इटालियन क्लाइंट है जिसको तुम्हें एक लोकल चर्च में लेकर जाना है एक टूर पे। फिर के जो है वो चर्च में आता है, और इटालियन क्लाइंट जो होता है वो वहाँ पर नहीं आता है, मतलब वो उसका वेट करता है काफ़ी देर। वहाँ पर चर्च की जो पेंटिंग्स होती हैं, आर्ट होती है, उसको देखता है, निहारता है, पर वो जब नहीं आता तो वो चर्च छोड़कर जाने लगता है। और जैसे वो जा रहा होता है तो पीछे से उसको एक प्रीस्ट कॉल करता है, बुलाता है, उसके नाम से उसको बुलाता है। और वो जो प्रीस्ट होता है वो मतलब वो जेल में लोगों को उपदेश देता था, तो वो वही प्रीस्ट निकलता है। तो वो जो होता है उसको उससे केस के रिलेटेड बातें करता है और उसको एक पैराबल की कहानी सुनाता है कि एक आदमी होता है, वो मतलब न्याय के लिए वो दरवाज़े पे खटखटा रहा होता है, लेकिन उसके जो गेट कीपर वगैरह होते हैं वो उसको अंदर जाने की परमिशन नहीं देते। वो उसकी पूरी उम्र ऐसे ही बीत जाती है बाहर न्याय की मांग करते हुए, लेकिन वो मतलब न्याय तक पहुंच नहीं पाता, उसको पहले ही रोक दिया जाता है, और इसी तरह से वो उसकी उम्र बढ़ती जाती है और वो एक दिन मर जाता है। तो फिर उसके बाद जो चैपलिन होता है, मिस्टर के उससे मदद मांगते हैं कि आप मेरी कुछ मदद कर सको तो लेकिन जो चैपलिन होता है वो उसको बिल्कुल मना कर देता है। इसके बाद ऐसा करते करते 1 साल गुजर जाता है, और फिर वही दिन आता है जिस दिन वो अरेस्ट हुआ होता है, यानी कि उसका बर्थडे दोबारा आता है। और जैसे ही वो सूट बूट पहन के अच्छे से तैयार हुआ होता है, वो सोचता है कि आज इवनिंग को मैं बाहर जाऊंगा। जैसे वो बाहर जाने के लिए तैयार होता है तो वो सरप्राइज़ हो जाता है कि 1-2 आदमी आते हैं और फॉर्मल ड्रेस में होते हैं। वो उसको बोलते हैं कि कंट्री के बाहर, मतलब एक ऐसे खदान सा होता है, पुरानी खंडर की तरह जगह होती है, वहाँ पर लेके जाते हैं कोई क्वेरी के लिए। और फिर वो क्या करते हैं, उनमें से एक जो होता है उसने उसकी गर्दन पकड़ी होती है, और दूसरा जो होता है वो उसके दिल पे
2 बार छुरे से वार करता है और उसको मार देता है। और जैसे मार रहा होता है तो वो एक ही वर्ड बोलता है मिस्टर के कि लाइक डॉग्स। मतलब उसको अपनी मौत का दुख तो था, लेकिन इस तरह से मरेगा इस बात का ज़्यादा दुख था। और फिर उसको वही बात याद आती है उस प्रीस्ट की जो उसने बताया था। फिर उसको भी ये लगता है कि पूरी उम्र उसने मतलब कितनी देर तक अपना केस के लिए वो जाता रहा, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। उसको भी अपनी स्टोरी उस प्रीस्ट की तरह लगती है। तो इसके बाद एक दो इसमें थीम्स हैं जिसमें कि जजमेंट के रिलेटेड कि इंसान पूरी उम्र अपनी गुजार देता है लेकिन केसेस सॉल्व नहीं होते, और कुछ करप्ट भी होते हैं ऑफिसर्स वगैरह इसमें, लेकिन वो पूरी उम्र अपना ऐसे ही गुजर जाती है उसकी, लेकिन उसको कुछ न्याय नहीं मिल पाता। इसके बाद एक क्रिश्चियनिटी पे भी काफ्का ने कमेंट किया है इसमें। शायद वो कहना चाहते थे कि जैसे कि मिस्टर के को पता भी नहीं था कि उनका गुनाह क्या है, फिर भी वो ट्रायल पे जा रहे थे, उनकी जो ज़िंदगी थी वो डिस्टर्ब हो रही थी। शायद वो काफ्का इससे ये कहना चाहते थे कि जो भी इंसान पैदा होता है वो बॉर्न सिनर होता है, उसको अपनी करनी की जो सज़ा है वो भुगतनी पड़ती है। जैसे कि बाइबल में दिया हुआ था कि एडम और ईव का जो कंसेप्ट था उसमें हर मनुष्य जो है वो सज़ा का हकदार है। तो ये कुछ थीम्स वगैरह थी जो इसमें मेन थी। तो आज की वीडियो फ्रेंड्स यहीं तक। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।